डियर स्टूडेंट, आज ये बीकॉम पार्ट फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मैं क्लास ले रहा हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने इंश्योरेंस क्लेम्स के बारे में बताया था और एक बात बताई थी कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसमें कराऊंगा। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें नॉर्मल एबनॉर्मल आइटम से रिलेटेड है। अब आप कैसे समझेंगे क्वेश्चन नॉर्मल एबनॉर्मल आइटम से रिलेटेड है? देखिए, मेरे वीडियो को आप 2-3 बार सुनेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो बहुत अच्छी तरह से चीज़ समझ में आ जाएगी ना। और केवल आप ये सोचो कि एक बार में समझ में आए तो नया पॉइंट है, नए क्वेश्चंस होते हैं। ब्लैक बोर्ड माध्यम है नहीं, केवल वर्बल ही मैं अपने आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। समझने में डेफिनेटली कुछ परेशानी होंगी आपको, लेकिन फिर भी यदि आप वीडियोस को 2-3 बार देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, क्वेश्चन है नॉर्मल एबनॉर्मल आइटम से रिलेटेड। इसमें खास बात तो ये है कि देखिए, हम जो इंश्योरेंस क्लेम में लॉस ऑफ स्टॉक से रिलेटेड क्लेम्स होते हैं, उसमें हम क्या गणना करने होते हैं ये थोड़ा सा समझिएगा। कि हम डेट ऑफ फायर को, जिस दिन आग लगी उस दिन कितनी वैल्यू का स्टॉक अपने पास था, ये गणना हमें खास तौर से करनी होती है। फिर उसमें से हम साल्वेज स्टॉक लेस करके और ये निकालते हैं कि भाई कितने का क्लेम हम इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करें। और यदि मान लीजिए स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर और अमाउंट ऑफ पॉलिसी में डिफरेंस है, यानी अमाउंट ऑफ पॉलिसी कम है और स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, जिसको हम इंश्योरेबल अमाउंट कहेंगे, वो यदि कम है ना, मतलब इंश्योरेबल अमाउंट से अमाउंट ऑफ पॉलिसी कम हो तो एवरेज क्लोज भी लगता है। चलो, ये पुरानी बातें हैं, पुरानी वही चीज़ें मैं दोबारा रिपीट की है। अब ये सवाल ये है कि हम जो स्टॉक की गणना करते हैं डेट ऑफ फायर को, हम पिछले सालों के जीपी रेट की बेसिस पे करते हैं, चाहे वो एवरेज हो या स्पेसिफिक पिछले साल का हो या पिछले 3-4 साल का जीपी रेट का एवरेज हो या जस्ट पिछले साल का जीपी रेट हो, उसके बेसिस पर हम स्टॉक की गणना करते हैं। अब इसमें ये है कि ये मान के चलते हैं, जब हम एवरेज स्टॉक लेते हैं पिछले साल की जीपी रेट लेते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं पिछले साल जो जीपी रेट थी वो इस साल हम फॉलो कर रहे हैं। कुछ यदि कम बेसी होते हैं उसमें एडजस्टमेंट करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टॉक हम नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर नहीं बेचते हैं, या तो कम या ज़्यादा पर बेचते हैं। जो नॉर्मल एबनॉर्मल वाले क्वेश्चन हैं, ये आप देखेंगे नॉर्मली ये जो स्टॉक है, कुछ स्टॉक होता है एक मतलब स्टॉक का कोई पार्ट जो हम लॉस पर बेच रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन लॉस का ही हो, हम ज़्यादा में भी बेच सकते हैं या कम भी बेच सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल जीपी रेट से डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जीपी पर या डिफरेंट लॉस पर उसको बेचते हैं, तो ये स्थिति अपने सामने आती है। अब ये सारे मैंने इसका बैकग्राउंड बता दिया क्वेश्चन का। आप क्वेश्चन पढ़ के कैसे समझेंगे कि वो उसी बैकग्राउंड का है? देखिए क्या कह रहा है ये। सबसे पहले तो आप उसको अंडरलाइन कर लें, डेट ऑफ फायर को। देखिए, अब मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं इसलिए हिंदी में पढ़ रहा हूँ मैं। देखिए, कह रहे हैं कि 15 सितंबर 2017 को फायर एवं स्टोन का भवन आग से नष्ट हो गया, लेकिन पर्याप्त लेखे बचा लिए गए, जिससे निम्नलिखित सूचनाएं हमने एकत्रित कर ली। तो देखिए, हमने अंडरलाइन कर दिया इसमें 15 सितंबर 2017 को आग लगी है। अच्छा, दूसरी बात, स्टॉक एट कोस्ट ऑन 1 अप्रैल 2016। देखिए, फिर आप ध्यान रखिए कि अप्रैल 16 को स्टॉक है, इसका मतलब हम जो फाइनेंशियल ईयर यूज़ कर रहे हैं वो अप्रैल टू मार्च वाला यूज़ कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर यूज़ नहीं कर रहे। अपना जो अकाउंटिंग ईयर है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चल रहा है, अप्रैल टू मार्च। तो 1 अप्रैल 2016 को अपन को ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और उसके बाद में 31 मार्च 2017 को स्टॉक दे रखा है। तो ये पिछले प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। जिस प्रीवियस ईयर में, जिस ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में आग लगी है वो है 17-18। क्यों? कि 15 सितंबर 2017 है, इसका मतलब अप्रैल 2017 से स्टार्ट हुआ है ये ईयर और 31 मार्च 2018 तक चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हो रखा है पिछले साल का दिया हुआ है। ठीक है, अब हो सकता है अपन को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़े, इसलिए पिछले साल का। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाते हैं? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जिस ईयर में आग लगी है। तो ये 15 सितंबर 2017 यानी 17-18 ईयर में आग लगी है, तो 17-18 के लिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। और उससे पहले वाला यदि कोई बनता है तो वो नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। एक और बात बता दूं कि जिस ईयर में भी हम
एबनॉर्मल आइटम को सेल करते हैं जिस भी ईयर में, उस ईयर के लिए जो ट्रेडिंग अकाउंट है 3 कॉलम का बनेगा, नॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम, टोटल। यानी डेबिट साइड में भी 3 कॉलम और क्रेडिट साइड में भी 3 कॉलम, नॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम, टोटल। डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में नॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम और टोटल। इस तरह से कब, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये नॉर्मली बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ था, बस बना देते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं, आपको ध्यान रखिएगा कि जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा 3 कॉलम का, वो किस ईयर में बनेगा, उस ईयर में बनेगा जिस ईयर में एबनॉर्मल आइटम सेल होता है। तो नॉर्मली आप मान के चलें, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जिस ईयर में बनाते हैं, जिस ईयर में आग लगती है, वो उस ईयर का तो बनता ही बनता है। उससे पहले के भी किसी ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट 3 कॉलम का हो सकता है, यदि किसी क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी हो। मोस्ट प्रोबेबली इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि जिसमें जिस ईयर में आग लगी उससे पहले के किसी ईयर में माल एबनॉर्मल आइटम बेचा गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। वैल्यूएशन हो सकता है, लेकिन बेचने, जिस ईयर में अपने एबनॉर्मल आइटम को बेचेंगे उस ईयर में 3 कॉलम का ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ये आपको ध्यान, 3 कॉलम का मतलब नॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम, टोटल डेबिट में, और इसी तरह से क्रेडिट में नॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम और टोटल। अब देखिए, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, अपन पिछले साल का ट्रेडिंग से रिलेटेड है, इसलिए पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट में या नीचे ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। इसमें ओपनिंग स्टॉक लिख दिया और क्लोजिंग स्टॉक बाय में लिख दिया। इसमें फिलहाल अपन अंदर की साइड में लिख रहा हूँ, क्यों कारण है वो बताएंगे आपको। परचेजेस, परचेज अपने 2 में लिख देंगे, लेस रिटर्न, कोई दिक्कत नहीं। सेल्स, सेल्स हमने वाई में लिख देंगे, लेस रिटर्न, ये लेस सेल्स लिख दी। अब देखिए क्या कर रहा है, इन वैल्यूइंग, हिंदी में पढ़ देते हैं, 31 मार्च 2017 को चिट्ठे के लिए स्टॉक का मूल्यांकन करते समय 6,900 रुपये की लागत के स्टॉक में से जो कि कम बिकने वाला था, है ना, जो कि कम बिकने वाला था, 2,300 रुपये अपलिखित कर दिए। यानी उसकी स्टॉक की वैल्यू तो कितनी थी, 6,900, उसमें से 2,300 को हमने अपलिखित कर दिया। और अपलिखित करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या बता रहा है, ये है 31 मार्च 2017 को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बता रहा है 79,600। समझ रहे हैं इस बात को। तो 79,600 में हम 2,300 वापस ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ ऐड कर दिया हमने 79,600 में 2,300। क्यों ऐड किया, क्योंकि हमने इस जो वैल्यू 79,600 निकाली थी, उसको निकालते समय हमने 2,300 कम कर दिए थे। यानी ओरिजिनल स्टॉक कितनी थी, 81,900 का था, इसमें से 2,300 हमने लेस कर दिया था, और इस प्रकार से 79,600 की वैल्यू थी। लेकिन वापस हम इसको जोड़कर ओरिजिनल कॉस्ट पर ले आएंगे 81,900, ठीक है। और इस तरह से इसमें अभी देखिए वो क्या कर रहा है, 31 मार्च को ये हमने कर दिया, वैल्यूशन कर दिया, जो कि कम बिकने वाला था, ये लिख लिया, कर लिया। उसी की वजह से किया हमने, इस माल के एक भाग की लागत 3,450 रुपये थी, जो मई 2017 यानी 17-18 ईयर में, जिस ईयर में आग लगी है, उस ईयर में इस एबनॉर्मल आइटम को 3,450 की लागत का माल, यानी जो 6,900 का स्टॉक था उसका आधा माल, 3,450 की लागत का माल मई 2017 को लागत पर 250 रुपये का नुकसान उठाकर बेच दिया गया। तो ये कब आएगी, ये बेचने की स्थिति, ये 17-18 के जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तब ये स्थिति आएगी, उससे पहले नहीं बिका है माल। इस माल के शेष बचे हुए स्टॉक के बारे में आग लगने की तिथि के अनुमान है कि वह मूल लागत के बराबर मूल्य है, ठीक है। अब उसको स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय वो देखेंगे। और ये साल स्टॉक की वैल्यू भी दे रखी है 5,800। देखिए अब ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल का बना लेंगे, सिंपल सी, कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है। पिछले साल यानी 16-17 में कोई नॉर्मल एबनॉर्मल आइटम का कॉलम नहीं बनेगा। इन्होंने क्या किया है, 31 मार्च 2017 को जब स्टॉक का वैल्यूएशन किया तो 2,300 रुपये से कम कर दिया, तो हम इसको 2,300 बढ़ा देंगे, और ये नॉर्मल जीपी रेट इस तरह से 20% आ जाएगी। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गई। अब आते हैं अपन इसमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, जो हम 1 अप्रैल 2017 से डेट ऑफ फायर 15 सितंबर 2017 तक का बनाएंगे, वो ये। अब देखिए हमने 3 कॉलम बना दिए, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल डेबिट में, इसी तरह से नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल, ठीक है। अब देखिए जो स्टॉक की वैल्यू ये थी 81,900 हमने कंसिडर की थी, 2,300 अपेक्षित को वैल्यू जोड़ करके यहाँ लिखते हमने। एबनॉर्मल आइटम में हम 6,900 क्यों लिख रहे हैं,
ये इसलिए लिख रहे हैं कि 6,900 की ओरिजिनल लागत का गुड्स था ये, जिसमें से 2,300 हमने राइट ऑफ कर दिया, तो 2,300 वापस यदि अपन ने कर दिया तो जो वैल्यू 6,900 की थी वो की वो वापस क्रिएट हो गई। तो अब 81,900 में किसी तरह का एबनॉर्मल आइटम की वैल्यू अपलिखित नहीं है, टोटल वैल्यू ले लिए। अब इसमें से 6,900 अलग कर दो, तो जो 75 इसमें से लेस करने के बाद जो 75,000 की वैल्यू का स्टॉक है वो नॉर्मल आइटम का है, इसमें किसी तरह की एबनॉर्मलिटी नहीं है, इसलिए अपन इसको अलग देंगे। अब इस साल की जो परचेज दे रखी है लिखी देंगे अपन यहाँ पर, है ना। अब आज बात सवाल ये आती है कि जो इस साल की जो सेल है, ये कह रहे हैं कि जो 6,900 का जो स्टॉक था हमारे पास एबनॉर्मल आइटम, इसमें से आधा 3,450 का 250 के लॉस में बेच दिया। ठीक है, तो हम कितने में बेचा? 3,450 को 250 लेस करो तो 3,200 की सेल है थी एबनॉर्मल आइटम की। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में जो सेल दे रखी है उसको तो हम तो इस वाले कॉलम में लिख देंगे, टोटल वाले में जो क्वेश्चन में जो सेल दे रखी है, और एबनॉर्मल आइटम की सेल कितने की, दोबारा से ध्यान से सुनिए। ये कह रहा है 3,400 का स्टॉक था। कितने का था? 3,450 का स्टॉक था, उसको 250 के लॉस में बेच दिया। इसका मतलब 3,450 में 250 लेस कर दो तो 3,200 में बेच दिया। तो नया एबनॉर्मल आइटम की सेल 3,200 अपनी यहाँ दिखा देंगे, और 2,31,200 जो फिगर है टोटल सेल का, उसमें से इस फिगर को लेस कर देंगे तो ये नॉर्मल आइटम की सेल कहलाएगी। और ये जो 250 का लॉस हुआ, इसको खास तौर से ये दिखाएंगे। ये बच्चे मिस्टेक करते हैं, नॉर्मली 250 लिखना भूल जाते हैं, क्योंकि जब कोस्ट में डेबिट साइड में इंक्लूड है तो कोस्ट में ही क्रेडिट साइड में वैल्यू आनी चाहिए। तो दोनों मिलाकर 3,450 हो गए, तो इस तरह से सेट असाइड हो जाता है, इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहती। अब हम देखिए ये सब लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब जीपी रेट पिछले वाले क्वेश्चन में हमने निकाल दी थी 20%, तो 20% किसका निकालेंगे? नॉर्मल आइटम का। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि नॉर्मल आइटम 2,28,000 की नॉर्मल आइटम की जो सेल थी, नॉर्मल आइटम की जो सेल थी, उसको 20% हम ग्रोस प्रॉफिट लेंगे, और उसका 20% ये हो जाएगा 45,600। ठीक है, इसमें एबनॉर्मल आइटम का लॉस हमने बाय ने लिख ही दिया यहाँ, और एबनॉर्मल आइटम का इससे रिलेटेड कोई चीज़ आएगी नहीं, और इसका टोटल भी इधर कर देंगे। अब आप देखिए, जब हम इसका जीपी लिख दिए, जीपी के किस में है? नॉर्मल आइटम में। एबनॉर्मल आइटम में कुछ नहीं आएगा, ये टोटल में यही आ जाएगा। इस तरह से इसका डेबिट साइड का टोटल हो जाएगा, और डेबिट साइड के टोटल में से इन क्रेडिट साइड की वैल्यूज को लेस करके हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये तो नॉर्मल वैल्यू का स्टॉक तो अपने 54,600 का बचा डेट ऑफ फायर को, है ना, और 3,450 एबनॉर्मल आइटम। ये कह रहे हैं, एक चीज़ का ध्यान रखने वाली बात है कि क्वेश्चन में कह रहे हैं, देखिए अपने पास एबनॉर्मल आइटम 6,900 का था, उसमें से 3,450 का हमने बेच दिया 250 के लॉस में, तो ये वो आ गई। अब 6,900 में से 3,450 लेस करोगे, क्या बचेगा? 3,450। ये क्लोजिंग स्टॉक बच गया। ये कह रहा है कि जो एबनॉर्मल आइटम है, क्या है? एबनॉर्मल, उसका वैल्यूएशन भी हम लागत पर ही कर रहे हैं। किसके पॉइंट ऑफ से? इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ से। इसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन में, मैंने पढ़ के बता दिया था। ये देखिए, ये लिखा है यहाँ पर, इस माल के शेष बच्चे, कौन सा माल? 6,900 में से 3,450 का बिक गया। इस माल के शेष बचे हुए स्टॉक के बारे में आग लगने की तिथि को वह मूल लागत के बराबर का मूल्य। अब वैल्यू नॉर्मल होगी, इसकी वैल्यू बढ़ गई होगी, तो इसका नॉर्मल वैल्यू आ गई। तो अब जो अपने पास जो स्टॉक है, और स्टॉक जो बता रहा है, कह रहा है उक्त अपवाद के अतिरिक्त, यानी 3,450 का स्टॉक, इसके अतिरिक्त सकल लाभ की दर ये रही, और आग से बचाया हुआ स्टॉक 5,800 रुपये था। तो यानी ये जो स्टॉक बचाया ये अलग से था। अब अपने पास क्लोजिंग स्टॉक में डेट ऑफ फायर को कितना था? 54,600 प्लस ये दोनों मिलाकर 58,050 अपने पास स्टॉक था उस दिन, और इसमें से जो सालवेज स्टॉक है वो लेस कर देंगे 5,800, और इसमें से टोटल क्लेम ये आ जाएगा 52,250। अब चूंकि इसके बाद हम क्या लगाते हैं? एवरेज क्लोज लगाते हैं। अब एवरेज क्लोज के बारे में क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दी है? अमाउंट ऑफ पॉलिसी नहीं दी हुई है। पूरी क्वेश्चन में देख लेना, अमाउंट ऑफ पॉलिसी नहीं दी हुई है। जब अमाउंट ऑफ पॉलिसी नहीं दी हुई होती है तो ये मान के चलते हैं कि जितना स्टॉक हमारा
नष्ट हो गया उस पूरे के लिए क्लेम करेंगे, क्यों ये मान के चलेंगे कि हमारे पास पॉलिसी उससे ज़्यादा अमाउंट की थी। इसलिए जब तक पॉलिसी का अमाउंट यदि कम हो, किससे, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर की वैल्यू से, तो हम एवरेज क्लोज लगाते हैं। और यदि मान लीजिए सब जैसे अपने पास कितना का स्टॉक है, देखिए 52,250 नहीं, 52,250 का स्टॉक तो जल गया, खराब हो गया, मतलब सॉरी, मतलब आप क्लेम करेंगे, ठीक है। अब स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 58,050 का था, यदि पॉलिसी इससे ज़्यादा की हो तो भी एवरेज क्लोज नहीं लगाते, और इसके बराबर की है तो भी नहीं लगाते, या क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है अमाउंट ऑफ पॉलिसी की तो भी एवरेज क्लोज नहीं लगाते। एवरेज क्लोज कब लगाते हैं, जब इससे कम की डेट ऑफ फायर को जो स्टॉक था उससे कम की पॉलिसी होती, 50,000 की होती, इसमें 40,000 को होती, तो एवरेज क्लोज लगाते हैं। अब एवरेज क्लोज कैसे लगाते हैं ये मैंने कई क्वेश्चन में पिछले बता दिए हैं, तो वो आप मैं मान कर चलता हूँ सब पता है। इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन एक एबनॉर्मल आइटम का कोशिश की है बिना ब्लैक बोर्ड के समझाने की। आप 2-3 बार वीडियो पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो डेफिनेटली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और आप चूँकि ब्लैक बोर्ड पर करते हैं तो उसमें जीबी बहुत खर्च होती है, फिर अपलोड नहीं हो पाता वीडियो, इसलिए कोशिश कि भाई ऐसे ही चलेगा जब तक चल रहा है। तो आप इसको दोबारा समझिए, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। इससे ज़्यादा टिपिकल नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता। और फिर इसके बाद हम बोलेंगे कौन से परिणामी हानि, कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस पॉलिसी, यानी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी पॉलिसी, अगले वीडियो में वहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।